हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं कंपनी लॉ। कंपनी लॉ मैंने स्टार्ट किया था, लेकिन 7 लेक्चर के बाद में मैंने उसको किसी कारण से रोक दिया था, लेकिन अभी हम इसको कंटिन्यू करेंगे। तो कंपनी लॉ को स्टार्ट करते हैं और आज के लेक्चर नंबर 8 के अंदर हम पढ़ने वाले हैं जिस टॉपिक को, वो है सेक्शन 8 की कंपनी, धारा 8 की कंपनीज। कई बार एग्जाम के अंदर इसका क्वेश्चन आता है, बीकॉम में, बीबीए में, सीए में, सीएस में, कॉमर्स से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट्स है और आपके अगर कंपनी अकाउंट है तो उसमें एक क्वेश्चन ये हमेशा बनता ही है कि सेक्शन 8 कंपनीज कौन कौन सी होती है, उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, इसका कैसे फॉर्मेशन होता है, इसके क्या कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर प्रोविजंस हैं, उसके बारे में कई बार एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, तो उस हिसाब से ये भी एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ये सेक्शन 8 की कंपनीज जो होती है ना, हाँ, वो कंपनी जो होती है उनका जो ऑब्जेक्टिव होता है ना, वो चैरिटेबल ऑब्जेक्टिव होता है ना। यानी कि उनका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमा करके घर नहीं ले जाना होता है। जो भी इस कंपनी के मेंबर होते हैं या जो शेयर होल्डर होते हैं या जो ऑनर होते हैं, वो इस कंपनी को चलाकर जो भी प्रॉफिट होगा उसको अपने घर नहीं ले जाते हैं, वो अपनी जेब में नहीं डालते हैं। अगर ऐसा बिजनेस चलाने से कोई प्रॉफिट भी होता है तो उसको भी वापस बिजनेस में ही जो उनके ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करने में लगा दिए जाते हैं। और इनके अधिकतर जो ऑब्जेक्टिव होते हैं वो चैरिटेबल पर्पज़ के होते हैं, चैरिटी से रिलेटेड होते हैं, है ना। तो मेन इनके जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनको ही प्रमोट करने के लिए ये कंपनी काम करती है, इसीलिए इसका नाम नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी बोला जाता है। अकाउंट्स के अंदर हम एक चैप्टर करते थे एनपीओ, नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, तो ये उसी टाइप की कंपनीज होती है। ठीक है, इनके जो ऑब्जेक्टिव होते हैं वो कॉमर्स, आर्ट्स, साइंस, स्पोर्ट्स, एजुकेशन, रिसर्च, सोशल वेलफेयर, चैरिटी, रिलीजियन या प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट से रिलेटेड हो सकते हैं। अगर इन कंपनीज को कोई प्रॉफिट होता है तो उसको वापस इन्हीं ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, प्रमोट करने के लिए वापस उसी व्यापार में लगा दिया जाता है। इस कंपनी में जो भी प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट को डिविडेंड के रूप में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता उसके मेंबर्स के अंदर, इज़ नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड, है ना। मेंबर्स को कुछ भी नहीं मिलता है। हाँ, हो सकता है मैनेजमेंट को सैलरी ज़रूर मिलती होगी, लेकिन मेन इसका उद्देश्य चैरिटेबल पर्पज़ होता है। तो बहुत ही सिंपल सेक्शन है, इतना कुछ है नहीं, बस थोड़ा सा आप ये याद कर लेंगे तो आपको हो जाएगा। ये जो मैंने इमेज लिया है ये हमने ICAI की बुक से लिया है। ओके, ठीक। अब आगे हम चलते हैं थोड़ा सा और हम देखते हैं पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। जी हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट की कुछ पावर्स मैं आपको बताता हूँ। देखो, पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू इशू द लाइसेंस, पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू इशू द लाइसेंस। देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, केंद्रीय सरकार जो है, हाँ, उस केंद्रीय सरकार ने पावर दे दी है। किसको दे दी है? ROC को, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को। कब दी है ये पावर? ये पावर दी गई है 21 मई 2014 को, 21/5/2014 को ये पावर दी है। क्या पावर दी है कि ROC जो है, हाँ, वो इन कंपनीज का रजिस्ट्रेशन कर सकता है, इन कंपनी का इनकॉर्पोरेशन कर सकता है। चैरिटेबल पर्पस की जो कंपनीज है, सेक्शन 8 के अंदर जो कंपनीज आती है उसको लाइसेंस इशू कर सकता है अब ROC। लेकिन ये ROC को पावर किसने दी? ये दी सेंट्रल गवर्नमेंट ने। कब दी? 21 मई 2014 को दी। ओके, ठीक है। तो क्या है? इशू लाइसेंस टू सेक्शन 8 कंपनीज, एक ये पावर मिली। दूसरी पावर ये मिली विदाउट एडिशन ऑफ वर्ड लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड। और जो भी चैरिटेबल पर्पस की कंपनीज होती है ना, उन कंपनीज को अपने नाम के पीछे प्राइवेट वर्ड या फिर प्राइवेट लिमिटेड या फिर पब्लिक लिमिटेड वर्ड लगाने की जरूरत नहीं है। ओके, ठीक। जैसे प्राइवेट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड वर्ड लगाती है, पब्लिक कंपनी लिमिटेड वर्ड लगाती है, इनको नहीं लगाना है। सेक्शन 8 की कंपनीज को नहीं लगाना है। ऐसी पावर ROC को दे रखी है और ROC इसी बेस पर सेक्शन 8 कंपनीज को लाइसेंस इशू कर देता है। ओके, चलिए आगे देखते हैं और क्या है इस कंपनीज के अंदर, इस सेक्शन के अंदर। तो वो है, अगर इस कंपनी के कोई भी ऑफिसर्स, कंपनी के डायरेक्टर्स या कंपनी खुद कोई भी कॉन्ट्रावेशन करती है, कोई भी गलती करती है जिस उसका ऑब्जेक्टिव कुछ और है और काम कुछ और कर रही है, या फिर ऐसा कुछ कर रही है जो पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है, या कुछ फ्रॉड कर रही है, फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज़ कर रही है, तो फिर सेक्शन नंबर 447, सेक्शन नंबर 447 के अंदर उसके ऊपर पनिशमेंट और पेनल्टी लागू हो जाती है। तो दो तरह के पनिशमेंट लगाए जा सकते हैं। एक, उसका लाइसेंस रिवोक किया जा सकता है, उसको सीधा कन्वर्ट कर दिया जाएगा लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड में।
कहने का मतलब ऑब्जेक्टिव तो चैरिटेबल पर्पस था, लेकिन उस कंपनी ने क्या किया, प्रॉफिट कमाना स्टार्ट कर दिया, मेंबर में बांटना स्टार्ट कर दिया। तो अब चैरिटी कहाँ रही, तो उस कंपनी को वापस कन्वर्ट कर दिया जाएगा किसमें, लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड में। भाई तुम सेक्शन 8 में नहीं आओगे, ओके। या फिर हो सकता है उसका वाइंडिंग अप कर दिया जाए किसी उसके जैसी कंपनी के अंदर, या फिर आपको पता है आईबीसी है ना, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी जो कोड है वो इसके ऊपर अप्लाई हो जाता है अगर वाइंडिंग अप होता है, या फिर इसी के जैसी कोई दूसरी कंपनी के साथ अमालगमेट करके लाइसेंस को रिवोक कर दिया जाता है, लाइसेंस छीन लिया जाता है। भैया तुम जो है चैरिटी नहीं कर रहे हो, दिखावा कर रहे हो, लाइसेंस छीन लेंगे उससे, ओके। दूसरा, उसी के साथ अगर ऐसी कोई फ्रॉडलेंड एक्टिविटी या पब्लिक इंटरेस्ट मनी हो, कुछ ऐसा काम किया है तो पनिशमेंट भी मिलता है। पनिशमेंट कंपनी के ऊपर कितना लगता है, 10 लाख से लगाकर 1 करोड़ के बीच में कंपनी के ऊपर पनिशमेंट है। और जो ऑफिसर्स होते हैं जो ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व थे, जिन्होंने फ्रॉड करने में साथ दिया, उन ऑफिसर्स पर 25,000 से लगाकर 25 लाख रुपए तक का जो है फाइन लगाया जा सकता है। और मैंने जैसा बोला इसके ऊपर फ्रॉड का जो सेक्शन है 447 वो अप्लाई हो जाएगा, सेक्शन नंबर 447 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, ओके। बस थोड़ा सा एक चीज़ और है वो ध्यान रख लीजिए, यहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे अपवाद हैं। ये अपवाद क्या है, देखिए इसमें सबसे फर्स्ट है कि नॉर्मल जो कंपनीज होती है जैसे पब्लिक कंपनी या प्राइवेट कंपनी, उसमें जो नोटिस दिया जाता है जनरल मीटिंग का वो 21 दिन पहले दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर सेक्शन 8 की कंपनीज में 14 दिन का भी नोटिस दे, 14 दिन पहले भी नोटिस दे तो भी चलता है। रिक्वायरमेंट ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर डज नॉट अप्लाई, है ना। मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर होने चाहिए, आपको पता है 1 पर्सन कंपनी के अंदर 1, प्राइवेट कंपनी के अंदर 2, पब्लिक कंपनी के अंदर 3, ये डायरेक्टर की संख्या होती है, ज़्यादा से ज़्यादा 15 है ना। ऐसे कैसे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की भी संख्या होती है, लेकिन ऐसी कंपनीज पर सेक्शन 8 की कंपनीज के ऊपर ये डायरेक्टर की संख्या अप्लाई नहीं होती, इनको पूरा करना ज़रूरी नहीं है। नीड नॉट कॉन्स्टिट्यूट नॉमिनी, किसी को नॉमिनी बनाने की ज़रूरत नहीं है। रेम्यूनरेशन कमेटी बनानी पड़ती है, वो बनाने की ज़रूरत नहीं है। शेयर होल्डर रिलेशनशिप कमेटी भी बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये एक्सेप्शंस होते हैं सेक्शन 8 कंपनीज के, ओके। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा सेक्शन 8 कंपनीज। अब अगर एग्जाम में आता है तो आप आराम से इसको लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ये वाला PDF चाहिए तो आपको एक काम करना पड़ेगा, आपको ये हमारा PDF मिल जाएगा। अब हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए बस। टेलीग्राम चैनल की ID है CWG for BCom। जैसे आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे हम आपको ये वाला PDF समय समय पर प्रोवाइड कराते रहेंगे, ओके। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए। आज के लिए इतना ही, गुड बाय, थैंक यू।